सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। तो साथियों, आज का स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं। स्कूल व्याख्याता की जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो रहने वाला है स्पेशल। यानी अपन आज चर्चा करेंगे कि स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इस स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र को किस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं और किस प्रकार से अपन इसकी तैयारी करें ताकि अपन है वो सिलेक्शन रेंज वाली कैटेगरी में आ जाएं। तो साथियों बने रहिएगा। अपन लोग आज चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम पेपर है जिसके अंदर जीके जीएस आता है। उस जीके जीएस में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे और लगभग कितने क्वेश्चन जो हैं वो अपन कर जाएं कि अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। और अगर रैंक चाहते हैं तो रैंक में कितने प्रश्न अपन करें, कौन से पार्ट को अपन छोड़ें, कौन से पार्ट को अपन और ज़्यादा मजबूत करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या रणनीति रहे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप लोगों को निश्चित रूप से ही फायदा मिलेगा। क्योंकि इसी रणनीति को अपनाकर स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर मैंने स्वयं ने प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करके और आरपीसी के द्वारा आयोजित इस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 45वीं रैंक के साथ चयन पाया है। तो उम्मीद करता हूं आप भी इस रणनीति को अपनाकर और निश्चित रूप से रैंक के साथ चयन पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और बने रहिएगा, देखिएगा। साथियों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस पेपर के अंदर जो अपना ये फर्स्ट पेपर है, इस पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। यानी मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसमें कुल प्रश्न कितने आएंगे, तो मित्रों गौर करना, इस पेपर के अंदर कुल प्रश्न हैं वो 75 आने हैं। 75 प्रश्न आने हैं। और अगर एक प्रश्न के नंबर की मैं बात करूं तो एक प्रश्न का नंबर 2 बनना है। यानी कहने का मतलब 75 है, इसको गुणा 2 से करेंगे तो कुल 150 नंबर का ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। अब इस प्रश्न पत्र में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और जो अभी आपने तैयारी की है रीट के अंदर, वो तैयारी यहाँ क्या काम आ सकती है। जैसे मैं चर्चा करूँ कि आपने यहाँ रीट के अंदर आपने रीट की तैयारी करते वक्त हिंदी पढ़ी है, बिल्कुल हिंदी पढ़ी होगी आपने सबने, तो हिंदी यहाँ पर काम आने वाली है। मैं कहूँ कि रीट की तैयारी करते वक्त आपने संस्कृत पढ़ी है, केवल संस्कृत काम में नहीं आएगी, बाकी हर विषय काम में आने वाला है। अगर आपने अंग्रेजी पढ़ी है तो अंग्रेजी भी यहाँ काम आने वाली है। अगर आपने रीट की तैयारी करते वक्त मान लीजिएगा एसएसटी के आप स्टूडेंट हैं और आपने एसएसटी पढ़ी है, एसएसटी भी काम में आने वाली है। अगर आप साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं और आपने साइंस मैथ पढ़ी है तो साइंस मैथ भी काम में आने वाली है। अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ा है तो ये मनोविज्ञान भी इस तैयारी के अंदर काम में आने वाला है। यानी ऐसा कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है जो आपका फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में काम नहीं आएगा। छोड़ करके सेकंड लैंग्वेज कई लोगों ने जैसे संस्कृत लिया, पंजाबी लिया, उर्दू लिया, वो चीज़ें काम में नहीं आएंगी, बाकी सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। इस तैयारी को अपन मेंटेन रखते हुए और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि युद्ध है वो तब जीता जाता है जब माइंड के अंदर आपने उसको जीतने का प्लान तैयार कर लिया हो। तो प्लान आज से ही तैयार कर लीजिएगा, अभी से तैयार कर लीजिएगा कि वैकेंसी जब आए और उसके बाद में अपन तैयारी करें तो अपनी तैयारी बिल्कुल धारदार हो जानी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं अपन शुरू। सबसे पहली बात देखिएगा, सिलेबस यहाँ पे आरपीसी का जो 2018 वाली भर्ती का वो सिलेबस है, लगभग वही रहना, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं आना। सबसे पहला जो पार्ट इसके अंदर आ रहा है, मेजर पार्ट अपन जिसे कहें, वो आएगा साथियों हिस्ट्री का। यानी सबसे बड़ा जो पार्ट आने वाला है वो आने वाला है हिस्ट्री का। यानी ये इतना बड़ा जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये हिस्ट्री का पार्ट आएगा। और हिस्ट्री के इस पार्ट के अंदर मित्रों मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। विशेष रूप से हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाएगा, यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाला है मित्रों, वो निभाने वाला है भारतीय इतिहास। यानी मैंने यहाँ पर इतिहास लिखा है और इतिहास लिखते ही मैंने आपसे कहा कि इतिहास में कौन सा इतिहास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो साथियों गौर करना, इतिहास में जो भारतीय इतिहास है उस भारतीय इतिहास की भूमिका ज़्यादा रहने वाली है। हालांकि भारत के इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास से भी प्रश्न आने हैं, वो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। राजस्थान का इतिहास भी आएगा, भारत का इतिहास भी आएगा, लेकिन ज़्यादा जो वेटेज रहेगा इसमें वो भारतीय इतिहास का। जैसे कि अपन बात करें किस प्रकार से, यहाँ आप देख सकते हैं पहली लाइन में है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्यन एंड गुप्त पीरियड्स।
यानी मौर्य और गुप्त काल में अपने को पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। मौर्य और गुप्त काल में केवल अपने को कला का विकास है, विज्ञान का विकास और साहित्य का विकास। यानी मौर्य काल के राजा महाराजाओं की वही चीज़ें पढ़नी है जिनके टाइम में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। अब कई से विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, वो पूरे मौर्य काल और गुप्त काल को लेकर बैठ जाते हैं और वो उनका कहीं ना कहीं अपन कहें कि मिस पॉइंट रहता है कि उन्होंने सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ा ही नहीं। सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, हमें केवल उतनी चीज़ें पढ़नी है, अपना ज्ञान नहीं बिखेरना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद में नंबर 2 पे अपन बात करें कि एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी जो प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति है उसके ऊपर, और जो प्राचीन भारत के अंदर शिक्षण संस्थाएं थी सीखने के लिए, वो इनकी बात करेंगे। और जो भारतीय जो कल्चर था, संस्कृति थी, उसका विदेशों में किस प्रकार से अपन कहें कि विस्तार वगैरह हुआ, इन सारी चीज़ों की चर्चा करनी है। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री के अंदर ही, यानी ब्रिटिश काल के अंदर किस प्रकार से शैक्षिक प्रणाली का विकास हुआ, 1857 की क्रांति, उसकी चर्चा होगी। उसके बाद में जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन था, इस राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे अपन। और इस राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण जो नेता लोग थे, वी.डी. सावरकर की बात है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिएगा, ये जो नाम यहाँ लिखे गए हैं इनके ऊपर तो अपने को विशेष फोकस करना है। वी.डी. सावरकर अपने आप में एक टॉपिक है, एक नाम नहीं, एक पूरा टॉपिक है। लाल बाल पाल है, ये आ गई। चंद्रशेखर आजाद अपने आप में एक पूरा टॉपिक बनता है। भगत सिंह की बात आ जाए, सुखदेव की आ जाए, रास बिहारी बोस की आ जाए, सुभाष चंद्र बोस की आ जाए। उसके अलावा जो सामाजिक जागरण जो रहा, सामाजिक और धार्मिक जागरण रहा, उसमें भी सामाजिक धार्मिक जागरण में राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद जी हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आई। फिर आगे चले तो महात्मा गांधी जी का विशेष योगदान क्या रहा इसके अंदर, उसके ऊपर चर्चा की जानी है। फिर वो तो थी 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में। अब 1857 की क्रांति को ही साथियों यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में भी है। यानी इतना जो पार्ट है ये स्पेशल राजस्थान का पार्ट अपन कह सकते हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट के लिए, ये वाला जो पार्ट है साथियों, ये स्पेशल राजस्थान का पार्ट है। यानी राजस्थान में क्या क्या चीज़ें आने वाली देखिएगा, एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। तसल्ली से बने रहिएगा, सारी रणनीति बताऊंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, कहीं बाहर घूमने की, भटकने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर जैसे कि 1857 की क्रांति है, ये राजस्थान के संदर्भ में है। उसके बाद में राजस्थान का किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, वो आ जाएंगे। अब 1857 की क्रांति, जनजाति आंदोलन, अब व्यक्ति विशेष पे बात आती है। विजय सिंह पथिक को अच्छे ढंग से, अर्जुन लाल सेठी है, केसरी सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है। इसके बाद में फिर आप इंडियन हिस्ट्री में आइएगा, और इंडियन हिस्ट्री में शिवाजी और महाराणा प्रताप, मराठा साम्राज्य है, राजपूत पॉलिटी है। उसके बाद में सोसाइटी, कल्चरल यूनियन, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो राजपूत काल रहा, इसकी चर्चा करनी है। इसके अलावा आपका भक्ति आंदोलन है, इसकी चर्चा करनी है। इसके अलावा जो शिक्षा का विकास हुआ उसकी चर्चा करनी है। शिक्षा का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, कौन से काल में, मुगल काल में, इसकी चर्चा। और लास्ट में महाराणा प्रताप का स्ट्रगल विद द मुगल, यानी महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष। यानी मैं यूं कहूं कि राजस्थान हिस्ट्री के ये 2 पार्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से 2 पार्ट राजस्थान हिस्ट्री के महत्वपूर्ण है यहाँ पे? नंबर 1 पे मैं कह सकता हूँ राजस्थान के इतिहास से एक तो महाराणा प्रताप वाला भाग लिया गया है, एक मैं कह सकता हूँ राजस्थान के इतिहास से ये जो विजय सिंह पथिक वगैरह ये ली गए। बाकी पूरा का पूरा जो इतिहास है ये भारतीय इतिहास है। अब आप कहेंगे यहाँ से प्रश्न कितने आने हैं? साथियों मैं आपको बता दूं, इस वाले पार्ट से जो प्रश्न हैं वो आने हैं 15। इस वाले पार्ट से 15 प्रश्न आने हैं। 15 प्रश्न का मतलब 75 में से 15 प्रश्न केवल इसी पार्ट से आने हैं। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इसके लिए हमें केवल और केवल करना है भारतीय इतिहास के लिए अगर मैं बुक की बात करूं कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो साथियों मैं बता दूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। भारतीय इतिहास के लिए वर्तमान समय में राजस्थान में आर्य कंपटीशन टाइम की बुक आती है, यानी मैं यूं कह सकता हूं आर्य पब्लिकेशन की जो बुक है ये भारतीय इतिहास के लिए शानदार जानदार रामबाण बुक है। हर परीक्षा के अंदर, यहाँ तक कि इतिहास का जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का, उसमें भी आर्य कंपटीशन टाइम की जो भारतीय इतिहास की पुस्तक आएगी, इस भारतीय इतिहास की पुस्तक का कोई तोड़ नहीं है। तो भारत के इतिहास के लिए आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। अब बात आती है राजस्थान के इतिहास के लिए, तो राजस्थान का जो इतिहास है, अब जो भी गाइड लेके आए, यानी आपको क्या करना है, आर्य पब्लिकेशन की किताब स्पेशल भारतीय इतिहास के लिए लेके आनी, क्योंकि 15 प्रश्न है। और ये वाला जो पार्ट है ये आप कोई भी एक गाइड से पढ़ सकते हैं। एक गाइड जो आपको संपूर्ण के लिए लानी है,
एक गाइड जो आपको पूरे पाठ्यक्रम के लिए लानी है। अब गाइड आप कोई भी ले सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा पेनोरमा गाइड। आप पेनोरमा भी ले सकते हैं, आप लक्ष्य भी ले सकते हैं, कोई सी भी एक गाइड आप ले सकते हैं। उस गाइड में से पार्ट आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो भारतीय इतिहास को कहाँ से कवर करना आपको? भारतीय इतिहास को आपको आर्य पब्लिकेशन से कवर करना है। प्लस के अंदर जो राजस्थान इतिहास के ये बुक हैं, सॉरी ये जो टॉपिक हैं, ये स्पेशल राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं और उनमें स्पेशल 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं उनमें ये चीज़ें आराम से दी हुई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह तो 9th के राजस्थान अध्ययन में काफ़ी अच्छे ढंग से दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो 15 प्रश्नों का ये मैटर है, ये आपको कहाँ से कवर करना है? आर्य पब्लिकेशन की बुक से कवर करना है। और राजस्थान की बात आती है तो गाइड से कवर कर लीजिएगा। गाइड आप पेनोरमा की ले सकते हैं, गाइड आप लक्ष्य की ले सकते हैं। तो 15 प्रश्नों का तो ये रहा। इसके आप खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। और शॉर्ट नोट्स कब काम में आएंगे? जब आप एग्जाम देंगे उस टाइम, रिवीजन के टाइम में ये चीज़ें काफ़ी काम में आने वाली हैं। तो ये हुआ। उसके बाद में नंबर 2 पे साथियों पर बात करें, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्टैटिक सेकेंडरी लेवल की ये आएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से क्या चीज़ें आनी हैं मैं आपको बता देना चाहूँगा। यानी मैथ और रीजनिंग, यानी एक बार में नीचे सिलेबस थोड़ा देखते हैं अपन, मैथमेटिकल आ गया, यानी मैथ और रीजनिंग यहाँ से आपके लिए, अब जैसे मान लीजिएगा अब ये वाला पार्ट है और इस वाले पार्ट में लगभग कितने क्वेश्चन आने? 5 प्रश्न आने। इस वाले पार्ट से लगभग प्रश्न आने 5। ये 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब मान लीजिएगा कि कोई आर्ट्स स्ट्रीम के बंदे हैं, मैं यूँ कह सकता हूँ कोई कला वर्ग से कोई बंदा है, जैसे कि जो मान लीजिएगा भूगोल से तैयारी कर रहे हैं, जो मान लीजिएगा इतिहास से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगर कवर कर पाते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा बात, मेंशन करूँगा, अगर वो कवर कर पाते हैं, अगर वो कवर कर सकते हैं, अगर वो कवर कर सकते हैं तो ही वो इस मामले में हाथ डालें। कर सकते हैं तो ही उनको क्या करना चाहिए? तो ही उन्हें इधर ध्यान देना चाहिए, तो ही उन्हें करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो मेरा तो जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है, आप अगर रीजनिंग वाला, ये मेंटल एबिलिटी चूंकि रीजनिंग वाला पार्ट है, इसको तो फिर भी आप कर जाएंगे, ठीक है, इसको तो फिर भी आप कर जाएंगे, ये तो सभी कर सकते हैं। लेकिन जो मैथ वाला पार्ट है, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल मैथ वाले पार्ट की, ये जो मैथ वाला पार्ट रहेगा साथियों, इस मैथ वाले पार्ट को कला वर्ग के लोगों को 5 नंबर वाला पार्ट छोड़ देना चाहिए। मेरा जहाँ तक सुझाव है, मेरी व्यक्तिगत राय, हो सकता है आप इससे सहमत हो भी नहीं भी हो, क्योंकि मैंने इस तैयारी करते वक्त ना मैथ पढ़ी, ना मैंने रीजनिंग की तरफ ध्यान दिया, ना मैंने साइंस और ना इंग्लिश की तरफ ध्यान दिया। इसके अलावा जो बचा हुआ मैटर था उसको मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की और परिणाम ये निकला कि मैंने ज़्यादा प्रश्न भी नहीं किए, मात्र मैंने 47 प्रश्न किए थे और उनमें से मेरे 43 प्रश्न कटपीट के बच गए थे। यानी 2-3 प्रश्न गलत हुए और अपने 43 प्रश्न बच गए। और 43 प्रश्न प्लस में सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी का परिणाम ये रहा कि 45वीं रैंक मेरी आई और आज मैं स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी जो हैं, जो साइंस मैथ स्ट्रीम वाले हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से कर जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। आप गाइड जो भी लेके आएंगे उस गाइड से आपका काम चल सकता है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स के बाद में कि रीजनिंग के बाद में मैथ्स की। मैथ्स वाला ये जो पार्ट है, ये पार्ट साथियों फिर मैं कहूँगा ये केवल उन्हीं लोगों को करना है जो सब्जेक्ट के हैं। कला वर्ग के लोगों को इस वाले पार्ट को छोड़ देना ही बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि जितना समय, अब मैं यहाँ पर तर्क के साथ बताऊँगा मैं आपको। मैंने फिर कहा कि जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन कला वर्ग के विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना। कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन्हें ये वाला मैटर है, ये छोड़ देना उचित होगा। अब आप कहेंगे क्यों छोड़ देना उचित होगा, हम क्यों छोड़ें, हम तो तैयारी करेंगे। आप इसमें जितना समय लगाओगे, फिर मेरी बात को सुनना, आप जितना समय यहाँ लगाओगे, जितना समय आप यहाँ लगाएंगे, उतना समय अगर आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा रहे हैं, उतना ही समय अगर आप सब्जेक्ट में लगाएं, उतना समय अगर आप सब्जेक्ट में लगाएं तो निश्चित रूप से आप 5% आगे जा सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक ये मानना रहेगा कि मैथ वाले पार्ट को कला वर्ग के विद्यार्थियों को छोड़ देना चाहिए। बाकी कॉमर्स वाले हैं वो भी आराम से कर जाएंगे, बाकी जो अपने और है साइंस मैथ वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, वो सारे कर जाएंगे। लेकिन अपन तैयारी कर रहे हैं हिंदी की और अपने मैथ के अंदर उलझ के रह जाएंगे, ये सारी चीज़ें अपने बस की बात नहीं है, तो छोड़ दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुद छोड़ी है।
और आपके साथ इसी रणनीति की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि हमें किस पार्ट को छोड़ देना है, किस पार्ट को कर जाना है। अब बात आती है हिंदी की, कि हिंदी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। साथियों मैं आपको बताऊं, हिंदी के लिए आपको ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं पढ़नी है। अगर आपने क्योंकि 5% हिंदी के आने हैं, लगभग 5% हिंदी के आने हैं, और हिंदी के लिए आपको केवल और केवल जो 9 से 12 की हिंदी व्याकरण है, 9 से 12 वाली जो हिंदी व्याकरण है, इस हिंदी व्याकरण को पूरा पढ़ लेना है। इस हिंदी व्याकरण को पूरा पढ़ लेना है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2% अकेले इसी टॉपिक से आ जाते हैं और अपन सोचते हैं कि यार ये लास्ट में दे रखे हैं 4 पेज, इनको क्या पढ़ना है। 2% आगे, टोटल 4 ही पर्सन आए, 4 में से 2 आगे, कई बार 5 भी आ जाते हैं, 6 भी आ जाते हैं। तो हमें हिंदी के लिए 9 से 12 की व्याकरण पढ़नी है। और साथ के अंदर साथियों हमें जो गाइड अपन लेके आए हैं, जो भी गाइड अपन लेके आए हैं, चाहे वो लक्ष्य की है और चाहे वो पेनोरमा की है, उसको भी हमें साथ साथ क्या कर लेना है, देख लेना है। तो हिंदी के लिए क्या पढ़ना है, हिंदी के लिए हमें ये पढ़ना है। और प्लस में एक बात बता दूं, हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली है, जैसे पारिभाषिक शब्दावली हो गया, जैसे शब्द युग्म हो गया, जैसे कि आपका विपरीत विलोम शब्द हो गया, जैसे कि आपका प्रत्यय और उपसर्ग हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनको आप नियमित रूप से अगर आप देखते रहेंगे, नियमित रूप से भी अगर आप इनके लगे रहेंगे, तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से आपके 5 में से 4% तो सही हो ही जाने हैं। 5 में से 4% तो आपके सही हो ही जाने हैं, और हो जाने का मतलब आप बिल्कुल लाइन पे हैं, कोई ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात है। उसके बाद में बात आती है जनरल इंग्लिश की, कि इंग्लिश वाला ये पार्ट अपन कहाँ से कवर करें। जनरल इंग्लिश के कितने प्रश्न आने हैं, जनरल इंग्लिश के वही 5 प्रश्न आने हैं, यानी यहाँ से भी कितने प्रश्न आने हैं, 5 प्रश्न ही आने हैं। और ये जो सामान्य अंग्रेजी है, इसमें जैसे मान लीजिएगा जो इंग्लिश वाला उसके लिए तो सारी ईजी है। अब मेरे लिए भूगोल विषय वो ईजी है, लेकिन भूगोल में ऐसे भी तो टॉपिक होंगे जो एक आम स्टूडेंट आसानी से उनको कवर कर सकता है, और ऐसे भी कुछ टॉपिक होंगे जो आम स्टूडेंट नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँ टेंस है, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है इनको। जैसे कि मैंने कहा एक्टिव पैसिव है, नॉर्मल अगर अपने लेवल में आ जाए तो कर लेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे आर्टिकल है, ये अपन कर सकते हैं आराम से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉर्मल सा टॉपिक है। प्रीपोजिशन का यूज है, अब कई बार प्रीपोजिशन में सामान्य प्रीपोजिशन आ जाए अपन कर जाएंगे। अब एंटोनिम सिनोनिम है, ये तो जो इंग्लिश के व्याख्याता हैं उनके भी कई बार समस्या आ जाती है। जैसे कि आपका प्रीफिक्स सफिक्स इनमें भी समस्या आ जाती है। तो जो सामान्य टॉपिक है वो अपन जरूर करें। 5 प्रश्न है, यानी मैंने जो 4 पार्ट छोड़े थे, साइंस वाला, इंग्लिश वाला, मैथ वाला और रीजनिंग वाला, ये मेरे कवरेज क्षेत्र से बाहर थे। मैंने इन 5 को छोड़ दिया था कि इनमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई सीधा प्रश्न आएगा तो रीजनिंग वाले तो सही हो जाते हैं, सामान्यतः अपनी समझ के ऊपर आधारित रहते हैं। बाकी मैथ, इंग्लिश और साइंस में अगर आपको समझ आता है कि ये प्रश्न मैं कर सकता हूँ, वो आप कर दें, नहीं आता तो छोड़ देना बेहतर होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं अपन, 5 प्रश्न हैं। फिर भी मैंने मेरे एक साथी से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हैं, ल्यूसेंट की जो अंग्रेजी ग्रामर की बुक आती वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप इन टॉपिक को आराम से कवर कर सकते हैं। और प्लस में आपके पास गाइड होगी तो गाइड से भी आप पढ़ लें। अब बात आती है नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। साथियों करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर्स कब पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये है कि करंट अफेयर्स के लिए बुक कौन सी होनी चाहिए। 2 चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ कि करंट अफेयर्स कब पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स कब पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए। पहली बात, पहला जो आपका उत्तर बनेगा कि करंट अफेयर्स कब पढ़ना चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि करंट अफेयर्स है वो हमें एग्जाम से, यानी मैं कहता हूँ कि एग्जाम से 3 महीने पहले, एग्जाम से 3 माह पहले शुरू कर देना चाहिए। 3 माह पहले शुरू कर देना चाहिए, अभी शुरू नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3 माह पहले का पढ़ना चाहिए, 3 माह पहले शुरू कर देना चाहिए। और कब से लेके कब तक का पढ़ना है, ये हमें करंट है 1 से लेके 2 साल तक का। कब तक का? 1 से लेके 2 साल तक का हमें करंट पढ़ लेना है। उसके बाद में प्रश्न आया कि कब पढ़ें, ये तो हो गया 3 माह पहले शुरू करा, अभी नहीं करना है। अब कहाँ से पढ़ें, कहाँ से की बात आती है साथियों, तो मैं आपको एक ही राय दूंगा करंट के लिए, आप मूमल पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसे आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। और प्लस में अगर आप चाहते हैं तो मासिक जो क्रोनोलॉजी आती है, इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। बाकी करंट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, करंट के लिए केवल आपको क्या पढ़नी है, मूमल पढ़नी है। अब करंट से प्रश्न कितने आएंगे, यहाँ से 10 प्रश्न आएंगे, यहाँ से साथियों 10 प्रश्न आएंगे। और ये जो 10 प्रश्न हैं
इनमें से आपका स्कोर है वो 8+ हो सकता है। कब? जब आपने इस मूमल को और क्रोनोलॉजी को अच्छे ढंग से पढ़ लिया, प्लस में आप नवीनतम चीज़ों से जुड़े हुए। अब करंट के अंदर क्या क्या चीज़ें, अब करंट में पूरा करंट नहीं पढ़ना है, हमें स्पेशल फोकस करना है जैसे गेम के ऊपर। भाई जो सिलेबस दे रखा है ना, लेटेस्ट बुक कौन सी है, उनके लेखक कौन से हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल अवार्ड आए हैं। अब यहाँ एक बात और बता दूं मैं, यहाँ केवल राजस्थान का करंट नहीं आना है, यहाँ करंट है ये बड़े लेवल पे आना है, यानी राजस्थान प्लस में इंडिया दोनों लेवल का यहाँ से करंट आना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के लिए क्या अलग से बुक पढ़नी चाहिए क्या? मैं कहता हूँ जनरल साइंस के लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप गाइड लेके आएंगे, जैसे अभी मैं बात कर रहा था पेनोरमा की, जनरल साइंस से प्रश्न कितने आएंगे? लगभग 5 प्रश्न हैं वो जनरल साइंस से आने वाले हैं। और जनरल साइंस के लिए आपको अलग से कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। जो गाइड में मैटर दे रखा है, जो गाइड में मैटर दे रखा है वो, प्लस में अगर आपके पास 9वीं और 10वीं की बुक है, 9 और 10 की जो साइंस की बुक आपके पास अगर है कोई, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 प्रश्नों का मामला है और ये 5 प्रश्न ऐसे जो अपन आराम से हल कर सकते हैं। 5 प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं। अणु परमाणु है, केमिकल रिएक्शन है, कार्बन है, उसके फोर्स एंड लॉ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें तीनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, टीसू वगैरह, उत्तक वगैरह है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हृदय वगैरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब जनरल साइंस के 5 प्रश्न के बाद में अब मुद्दा ये बनता है कि इसके बाद में क्या आएगा। इसके बाद में साथियों गौर करना, इंडियन पॉलिटी का पार्ट आएगा। यहाँ से भी लगभग कितने प्रश्न आने हैं? इंडियन पॉलिटी से 5 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 5 प्रश्न आने हैं। अब इंडियन पॉलिटी के लिए क्या अलग से बुक की आवश्यकता है? यहाँ मैंने कहा कि इंडियन पॉलिटी के लिए क्या अलग से बुक की आवश्यकता है? क्या अलग से बुक की आवश्यकता है? मैं कहता हूँ अलग से बुक है, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास पेनोरमा की गाइड है, इस गाइड से आप इसको कवर कर सकते हैं आसानी से। गाइड में जो चीज़ें दे रखी हैं वो आप आराम से यहाँ से हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका मन करे कि मैं अलग से कोई गाइड लेके आऊँ क्या, फिर भी मान लो आपका मन करे और आप ला सकते हैं अगर गाइड, तो एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति व्यवस्था की 72 बुक आती है। मैं तो कहता हूँ कि आपको अलग से बुक लाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अलग से बुक लाई जाए इन 5 प्रश्नों के लिए भी, तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ला सकते हैं। आराम से इन चीज़ों को कवर किया जा सकता है। इसके बाद में बात आती है कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी आएगी, ये अपन कहाँ से कवर कर सकते हैं। साथियों, चूंकि अब मेरा विषय राजस्थान ज्योग्राफी है तो मुझे तो ईजी लगता है, लेकिन आप इस गाइड में से आराम से कवर कर जाएंगे। लेकिन इसमें समस्या एक आएगी कि जैसे कि एग्रीकल्चर है, डाटा नहीं आएंगे, मिनरल से इसमें तो कुछ नहीं, एनर्जी रिसोर्सेज के डाटा नए हैं, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट के डाटा नए हैं, इंडस्ट्री के डाटा नए आएंगे। तो जब भी वैकेंसी आ जाए उसके बाद में आपको इन डाटा वाले टॉपिक को तैयार करना है। सामान्य जो चीज़ें जैसे स्थिति विस्तार है राजस्थान की आकृति है, उसके बाद में राजस्थान के भौतिक प्रदेश आ गए, जलवायु आ गई, राजस्थान की जनगणना है, ठीक है, जनगणना की विशेषताएं हैं राजस्थान का, उसके बाद में कृषि है, उसके बाद में आपका राजस्थान के खनिज संसाधन है, राजस्थान का एनर्जी रिसोर्स है, ऊर्जा संसाधन है, राजस्थान के अंदर पर्यटन और परिवहन है, उद्योग व्यापार है, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर जाएंगे। इसके लिए फिर भी अगर आप चाहते हैं कि बुक लाई जाए तो एच.एम. सक्सेना की बुक आती है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, आपको एच.एम. सक्सेना की बुक की कतई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से इस गाइड से इस मैटर को कवर कर सकते हैं। यानी इसके लिए भी आपको अलग से बुक की आवश्यकता नहीं है, अलग से बुक की आवश्यकता नहीं है, आप केवल यहाँ गाइड से काम चला सकते हैं। उसके बाद में अंतिम जो बात आती है, 5 प्रश्न है राजस्थान ज्योग्राफी के भी, अंतिम जो बात आनी है साथियों, वो बात आनी है अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट की। यानी मैं यूँ कहूँ कि जो शैक्षणिक प्रबंधन है, उस शैक्षणिक प्रबंधन की बात आएगी कि शैक्षणिक जो प्रबंधन है, ये शैक्षणिक प्रबंधन अपन कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो साथियों, शैक्षणिक प्रबंधन के लिए राजस्थान में अभी हाल फिलहाल की स्थिति में एक बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, यादव साहब हैं, राठ पब्लिकेशन की बुक है, ये आप ला सकते हैं और इस राठ पब्लिकेशन की बुक से शैक्षणिक प्रबंधन को कवर कर सकते हैं। प्लस में आपके पास जो गाइड है, इस गाइड को आप देख सकते हैं। और प्लस में अगर आपको भाटी आश्रम के नोट्स मिल जाते हैं अपने राठ पब्लिकेशन के साथ, भाटी आश्रम के अगर नोट्स आपको मिल जाएं, पिछली बार एक सर थे, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन्होंने, भाटी आश्रम के थे, भाटी आश्रम के नोट्स, राठ पब्लिकेशन की बुक, प्लस में गाइड, इन चीज़ों को आप
इन चीज़ों से आप मैनेजमेंट को कवर कर सकते हैं। और मैनेजमेंट के प्रश्न जो आने हैं ये 15 प्रश्न आने हैं, यानी मैं यूँ कह सकता हूँ बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यानी मैं यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन कर दूँ आपके सामने। इतिहास से 15 प्रश्न आने हैं, 15 प्रश्न इतिहास के आने हैं, प्लस के अंदर 15 प्रश्न ही आपके स्कूल मैनेजमेंट के आने हैं, और 15-15-30 प्लस के अंदर साथियों मैं आपको बताऊं जो आपका करंट रहने वाला है, इस करंट के 10 प्रश्न आने वाले हैं। यानी 75 में से 75 टोटल प्रश्न आने हैं, 75 में से 40 जो प्रश्न हैं वो अकेले इन 3 सब्जेक्ट से आने हैं। तो इन 3 को तो अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है, इतिहास, स्कूल मैनेजमेंट और करंट, यानी 40 प्रश्न इन तीनों से आने हैं। उसके बाद में बात ये आती है कि 40 प्रश्न आगे, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको टॉपिक जरूर देख लेने हैं। अगर एसएसए दे रखा है तो एसएसए ही पढ़ना है, अगर रमसा दे रखा है तो रमसा ही पढ़ना है, अगर समसा दे रखा है तो समसा ही पढ़ना है, अगर एसएमसी दे रखी है तो पूरी ही पढ़नी है, अगर डाइस दे रखा है, बीआरसी दे रखा है, सीआरसी दे रखा है, मतलब जो दे रखा है वो हमें कंप्लीटली पढ़ना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है, एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। जो अपन जिस मैटर को कवर कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसे पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि अपन ने राजस्थान के अंदर खनिजों को छोड़ दिया, अब अपन ने खनिजों को तो छोड़ दिया लेकिन 3 प्रश्न अकेले खनिज से आगे तो अपन मार्क खा जाएंगे। इसलिए हमें इस प्रकार इस बुक रणनीति से हमें तैयारी करनी है, निश्चित रूप से अपन सफलता के पास होंगे। अब बात ये आती है कि हम इस मैटर को किस प्रकार कवर करेंगे। जैसे ये आ गया, एक बार के लिए आप आराम से देख सकते हैं कि इंडियन जो हिस्ट्री है उसके लिए 15 प्रश्न आने हैं 30 नंबर के। उसके बाद में बात करते हैं कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, इनके 20 प्रश्न आने 40 नंबर के। करंट अफेयर्स है, इसके 10 प्रश्न आने हैं। उसके बाद में साइंस है, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी है, इसके 15 क्वेश्चन आने हैं। स्कूल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आने हैं। मुद्दा ये उठता है कि बड़ी भूमिका कौन निभाएगा। स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपको अलग से बुक लानी है, इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको अलग से बुक लानी है, इंडियन हिस्ट्री, स्कूल मैनेजमेंट, इनके लिए अलग से बुक लानी है, यानी मैं कहूँ, और प्लस में करंट के लिए। यानी आपको केवल 4 बुक होनी चाहिए आपके पास। यानी फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए आपके पास जो बुक होनी चाहिए वो केवल कितनी होनी चाहिए। नंबर 1, भारतीय इतिहास के लिए आपके पास जो बुक होनी चाहिए वो होनी चाहिए कौन सी, तो मैं कहता हूँ REA कॉम्पिटिशन टाइम की बुक आती है, यानी REA पब्लिकेशन की बुक आती है, ये होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपके पास स्कूल प्रबंधन के लिए यानी विद्यालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक होनी चाहिए, राठ पब्लिकेशन की पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन के लिए आपके पास राठ पब्लिकेशन की पुस्तक होनी चाहिए। इसके बाद में करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, नियमित रूप से आपको मूमल का अध्ययन करना है, मूमल की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। इन 3 के अलावा आपके पास एक गाइड होनी चाहिए। अब आप कहेंगे गाइड कौन सी लेके आएँ, तो साथियों मैं बताता हूँ, गाइड आप पेनोरमा भी ले सकते हैं और गाइड आप लक्ष्य भी ले सकते हैं। गाइड आप पेनोरमा भी ले सकते हैं और गाइड आप लक्ष्य भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक गाइड है वो आप ले लें, आराम से कवर कर जाएगी आराम से। अब प्रश्न ये बनता है कि टोटल 75 प्रश्न आने हैं। कुल प्रश्न कितने आने, 75 आने, और 75 में से अपने को कितने प्रश्न करने होंगे। यानी मैं यहाँ कह रहा हूँ कि कुल प्रश्न 75 आएंगे, कुल प्रश्न है वो 75 आए, और इस कुल प्रश्न 75 में से सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए, सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए। सिलेक्शन की अगर बात करते हैं साथियों, तो सिलेक्शन के लिए कोई निश्चित नहीं है। अगर आपका 35 प्लस है, अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन सही कर जाएंगे, हर बार लेवल वही रहता है, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब हैं। ये तो है प्रथम प्रश्न पत्र की। अब 35 से प्लस आपके 40, 45, 50 कितने भी हो सकते हैं। प्लस में आपका जो विषय है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। विषय आपका क्या होना चाहिए, विषय बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी विषय जो आपका मजबूत होना चाहिए। ये प्रथम प्रश्न पत्र की बात थी। अब कईयों के मन में बात आ रही है कि साइकोलॉजी कहाँ आएगी, तो बात करें, ये तो प्रथम प्रश्न पत्र था। प्रथम प्रश्न पत्र के बाद में मित्रों ये प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र। इस प्रथम प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न है ये 75 थे, और 75 गुणा 2 यानी 150 मार्क्स का ये पूरा का पूरा है। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय जो प्रश्न पत्र रहेगा, इस द्वितीय प्रश्न पत्र में टोटल 150 मार्क्स 150 प्रश्न आने हैं, वही 2 का, और टोटल कितना 350 का नाम है यहाँ पर 300। अब ये टोटल 450 का पेपर होना है, और यहाँ जो 150 प्रश्न आने हैं साथियों, इन 150 प्रश्नों में मैं आपको बता दूं मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आने हैं। इन 150 प्रश्नों में
मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान के प्रश्न आने हैं 30 और प्लस के अंदर जो आपका विषय है, जो भी आपका विषय रहेगा उस विषय के जो प्रश्न हैं वो आने 120। अब फिर आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि मनोविज्ञान के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। साथियों, मेरा जहाँ तक सुझाव है, मनोविज्ञान के लिए आपको 2 गाइड जरूर पढ़नी चाहिए। एक वंदना जादौन की, आप कहेंगे कि आपने रीट के लिए तो सीखवाल बताई थी, बिल्कुल बताई थी और सही भी बताई थी। वंदना जादौन के साथ एक गाइड, पहले जैसे कि अपन बात करते हैं कि दिशा की गाइड है, ये मैंने खुद ने पढ़ी थी, दिशा और वंदना जादौन को मैंने पढ़ा। आप दिशा की जगह धीर सिंह धावाई भी ले सकते हैं। केवल 2 गाइड आपको लेनी पड़ेंगी। 2 गाइड ले लेंगे तो आप आराम से इन चीज़ों को कवर कर जाएंगे। तो धीर सिंह धावाई सर की ले सकते हैं। साथियों, ये थी प्रथम पेपर की रणनीति। अगर आप इसी प्रकार और हमारे से जुड़ना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप आराम से जुड़िएगा। हाँ, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं राजस्थान ज्योग्राफी, अगर आप चाहते हैं राजस्थान ज्योग्राफी है इसको अच्छे ढंग से कवर करना, राजस्थान ज्योग्राफी को अगर आप अच्छे ढंग से कवर करना चाहते हैं, अगर आपकी ये समस्या है, तो हमारा एक ऐप है, तैयारी कर लो। आप उसके ऊपर जाइएगा। ऐप का नाम क्या है? तैयारी कर लो नाम से ऐप है, तैयारी कर लो नाम से ऐप है। और वहाँ आपको मिल जाएगा कोर्स राजस्थान ज्योग्राफी का, वो आप ले सकते हैं। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स है, शानदार ढंग से डिजाइन करके लेके आने वाला हूँ, तो चिंता मत कीजिएगा। स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स है वो आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी राजस्थान का आप ले सकते हैं, कोई फीसें नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए भी केवल 100 रुपये से हो सकता है, शायद मेरे ध्यान नहीं कितने का है, वो टेक्निकल टीम बताएगी। और स्कूल मैनेजमेंट का भी इतना 100-200 रुपये का अपन कोर्स आपके लिए लेके आएंगे। आप बने रहिएगा, मिलते हैं जल्दी। कमेंट करके बता दीजिएगा इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। आगामी वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।